हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का हम लेके आए हैं अनसॉल्व्ड पेपर। आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तभी आपके क्वेश्चन को का जो लेवल है या जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तभी आपके समझ में आएंगे। बीच में वीडियो को स्किप करके मत देखना। चलो करते हैं टॉपिक की शुरुआत। देखो, सबसे पहला इसमें क्वेश्चन दे रखा है, वो क्वेश्चन दे रखा है आपका कि भाई उत्पादन का सक्रिय साधन है। देखो, उत्पादन का सक्रिय साधन है, ए ऑप्शन है भूमि, बी ऑप्शन है पूंजी, सी ऑप्शन है श्रम और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो उत्पादन का जो सक्रिय साधन होता है वो होता है श्रम, यानी तीसरा वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विनिमय के अंतर्गत ए ऑप्शन है इसमें, वो है वस्तु विनिमय आता है, क्रय विक्रय आता है या उपयुक्त दोनों प्रकार की क्रियाएं आती हैं। इनमें से कोई क्रिया नहीं आती, चौथा विकल्प। तो विनिमय जो होता है, विनिमय से भाई वस्तु विनिमय भी आता है और क्रय विक्रय भी आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों वाला विकल्प सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। अगला जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है वो क्वेश्चन कह रहा है कि दूध दही सब्जी आदि का बाजार होता है। दूध दही सब्जी आदि का बाजार होता है। ए ऑप्शन है इसमें अंतर्राष्ट्रीय, बी है राष्ट्रीय, सी है प्रांतीय और डी है स्थानीय। तो इसमें जो राइट आंसर आपका क्लियर वाला हो जाएगा वो हो जाएगा स्थानीय। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो आप। अगला क्वेश्चन है, भारत में ये है समानता, चौथा वाला, समानता जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की मांग है। तो पहला ऑप्शन है लोचदार होती है या बेलोच होती है, थर्ड ऑप्शन है पूर्णता लोचदार होती है, चौथा ऑप्शन है पूर्णता बेलोचदार होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोचदार होती है। ए वाला आंसर बिल्कुल सही है इसका। ए वाला आंसर बिल्कुल सही है, लोचदार होती है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई। अब देखो, योजना आयोग की बात कर रहा है। ठीक है। तो ए ऑप्शन है 1945, बी है 1947 और सी है 1950 और डी ऑप्शन है इसमें 1951। ठीक। तो योजना आयोग की बात करेगा तो योजना आयोग में सीधे हो जाएगा 1950। क्या हो जाएगा, 1950। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, यहाँ पे निश्चित उत्तरीय प्रश्न लेके आए हैं। ये निश्चित उत्तरीय प्रश्न है जो अब तक आपके पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, तभी आपके कुछ समझ में आएगा। देखो, उत्पादन के किन्हीं दो साधन बताओ। भैया, जो उत्पादन है, उत्पादन के कोई दो साधन बताओ या दो साधनों के नाम लिखो। तो उत्पादन का पहला साधन है भूमि और दूसरा साधन है श्रम। ठीक। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आप कृषि में बताओ, कृषि में उत्पादकता कम होने के कोई दो कारक बताओ। कृषि में जो उत्पादकता है वो कम होने के कोई दो कारक बताओ आप। तो पहला है फसलों की सुरक्षा का अभाव। फसलों की सुरक्षा का अभाव है। ठीक है। फसलों को पूर्ण रूप से कह सकते हो आप, सुरक्षा नहीं मिल रही है, किससे, जंगली जानवरों से। ठीक है। अगर मान लो ये खेत है और खेत में आपके कोई भी फसल आपने उगा दी ये खेत में, ठीक है, और जंगली जानवर आ गए, और आजकल तो देख रहे हो आप, ये जो गाय और जो बैल छोड़ रखे हैं वो भी इन फसलों को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। तो आपको अपने खेत में चारों तरफ से क्या है, फसलों जानवरों से बचाने के लिए फसल को चारों तरफ से कोई ना कोई सुरक्षा करनी होगी। जैसे आप तार चारों तरफ से खेत में लगा देते हैं तो आपकी फसल जो है सुरक्षा हो जाती है। तो दूसरा है जोतों का छोटा आकार, जोतों का छोटा आकार। अब देखो, अगला जो क्वेश्चन है आपका 8वें नंबर का क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है कि श्रम की एक विशेषता बताओ। तो भाई आपको लिखना है कि श्रम उत्पादन का एक सक्रिय साधन है।
श्रम की विशेषता अगर आपसे पूछी जाती है तो आप लिखोगे श्रम उत्पादन का एक सक्रिय साधन है। श्रम क्या है? तो श्रम उत्पादन का एक सक्रिय साधन है। आपसे पूछे श्रम क्या है तो श्रम उत्पादन का एक सक्रिय साधन है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है भाई, शुद्ध लाभ क्या है? शुद्ध लाभ क्या है? तो देखो यहाँ पे समझो, साहसी को जोखिम उठाने के लिए जो पुरस्कार मिलता है उसे शुद्ध लाभ कहते हैं। कोई साहसी व्यक्ति है, आप अपने अंदर झांक के देखो भाई, साहसी कोई जब साहसी व्यक्ति होगा ना तभी वो जोखिम उठाएगा, तभी वो जोखिम उठाएगा। और जब जोखिम उठाएगा तो जोखिम उठाने के लिए जो पुरस्कार मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध लाभ कहते हैं। ठीक, तो साहसी को जोखिम उठाने के लिए जो पुरस्कार मिलता है उसे शुद्ध लाभ कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो कौन सा है। अगला क्वेश्चन है आवश्यकता के कोई दो प्रकार लिखिए। तो आवश्यकता के दो प्रकार हैं भाई, आवश्यक आवश्यकताएं और आरामदायक आवश्यकताएं। ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी? आवश्यक आवश्यकताएं और आरामदायक आवश्यकताएं। आवश्यकता दो प्रकार की होती हैं, आवश्यक आवश्यकताएं और आरामदायक आवश्यकताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो को लाइक नहीं करा तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। देखो मांग के, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांग के नियम के अनुसार अन्य बातों के समान रहने पर एक वस्तु की कीमत में होने वाली कमी उसकी मांग को क्या करती है? कमी उसकी मांग को क्या करती है? बढ़ा देती है। अब यहाँ पे समझो मेरी बात को, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है समझो। एक बार फिर पढ़िए आप, फिर मैं आपको समझाता हूँ अपनी लैंग्वेज में। देखो मांग के नियम के अनुसार, ठीक, अन्य बातों के समान रहने पर एक वस्तु की कीमत में होने वाली कमी उसकी मांग को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। ठीक है, अब मान लो, देखो मान लो आपके पास एक शॉप है। ठीक है, शॉप पे मान लो चार चीज़ें हैं, जैसे एक पेन है, दूसरा कॉपी है, ठीक है, दो कोई चीज़ और है। मान लो जैसे एक आपका है पेन हो गया, कॉपी हो गई, और एक डस्टर मान लो, डस्टर हो गया, और एक चौक मान लो आप, चौक हो गया। ठीक है, अब ये चार चीज़ें हैं। ठीक, तो क्या कह रहा है, अब मान लो इनकी कीमत सबकी फिक्स थी, इसकी कीमत भी फिक्स थी, इसकी कीमत भी फिक्स थी, कॉपी की कीमत और डस्टर की कीमत। अब आपने क्या काम करा कि कॉपी की जो कीमत है उस कॉपी की कीमत पे आपने 3 रुपये कम कर दिए, कॉपी पर आपने 3 रुपये कम कर दिए एकदम से। अब बताओ, जब आपने कॉपी पे कीमत 3 रुपये एकदम कम कर दिए तो मार्केट में क्या होगा? मार्केट में इस कॉपी की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। यही कह रहा है क्वेश्चन का मतलब, यही कह रहा है। देखो साफ साफ कि मांग के नियम के अनुसार अन्य बातों के समान रहने पर एक वस्तु की कीमत में होने वाली कमी, कोई एक वस्तु है, अगर उसकी कीमत में आप कमी करोगे, जब उसकी कीमत में कमी करोगे तो जाहिर सी बात है उसकी डिमांड जो होती है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उत्पादन की स्तर लागत में सम्मिलित किया जाता है? तो देखो उत्पादन की स्तर लागत में सम्मिलित किया जाता है कच्चे माल की कीमत को, कच्चे माल की कीमत को, ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन आपका आ रहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पे आप स्टार लगाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो देखो इसको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको डायरेक्टली आपको याद रखना है, क्योंकि ये वैज्ञानिक है जो जिस सिद्धांत का, यानी ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था, ये सिद्धांत है केन्स। कौन है? केन्स ने। ये ध्यान रखना है आपको, ब्याज के तरलता अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था केन्स ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे भी समझो। देखो ये पूछा था सत्य असत्य वाला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन क्या है? सत्य है। तो पहला क्या है? पहला ऑप्शन, अल्पकालीन बाजार में कीमत के निर्धारण में मांग का अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सी लैंग्वेज में चेंज हुआ है,
देखो अल्पकालीन बाजार में कीमत के निर्धारण में मांग का अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही है। देखो अगला देखो, दीर्घकालीन बाजार में कीमत निर्धारण में उत्पादन लागत का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है, बिल्कुल है। इसका मतलब यह सत्य हो गया। बाजार कीमत और सामान कीमत में कोई संबंध नहीं है, संबंध है, तो ये भी गलत हो गया। समानता सामान कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति के संतुलित बिंदु पर नहीं होता है, तो ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी गलत है। इसका मतलब अल्पकालीन बाजार में कीमत के निर्धारण में मांग का अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पड़ता है, यही वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वीडियो में बने रहिए, सभी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे अनसोल्ड पेपर का ये है, अनसोल्ड पेपर आपको करा रहा हूँ, सब करा दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में वीडियो को आप लाइक करके जाइए और वीडियो को पूरा देखिए। निम्नलिखित में से सामान्य द्रव्य के मांग घटने का कौन सा कारण है? देखो मांग कब घटेगी? जब मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, मान लो मैं आपको बता रहा हूँ बाजरा है, ठीक है। अगर मैं बाजरा का जैसे रेट था 80 रुपये केजी है, बाजरा का रेट क्या है 80 रुपये केजी है, और 80 रुपये से बढ़ा के मैं कर दूं 140 रुपये केजी, फिर मैं क्या कर दूं 140 रुपये केजी। अब आप समझो बाजरा पहले 80 रुपये किलो था, अब 80 से 140 रुपये किलो हो गया। जाहिर सी बात है जब 80 रुपये किलो था तो ज़्यादा लोग खरीदारी करते होंगे, अब 140 रुपये किलो हो गया तो कम लोग खरीदारी करेंगे। तो क्या है भाई, मांग घटने का क्या कारण है? कीमत का बढ़ना। ये देखो कीमत बढ़ रही है आपकी, पहले 80 था अब 140 हो गया, तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप समझने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य के मांग घटने का कौन सा कारण है? तो भाई जब कीमत बढ़ेगी किसी भी प्रोडक्ट की तो जाहिर सी बात है कि मांग घट जाएगी, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। भूमि की परिभाषा लिखिए। तो भूमि की परिभाषा आप कैसे लिखोगे? देखो भूमि प्रकृति के वे उपहार हैं, जाहिर सी बात है भूमि क्या है? प्रकृति के वे उपहार हैं जो मनुष्य को प्रकृति की उदारता नहीं बल्कि कंजूसी व सीमितता के कारण मिलते हैं। ये देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन क्वेश्चनों को आराम से आप याद कर लीजिए। अगली जो परिभाषा है वो श्रम की परिभाषा है। किसके अनुसार है? प्रोफेसर मार्शल के अनुसार है। प्रोफेसर मार्शल जी श्रम के बारे में क्या कहते हैं समझो। श्रम का अर्थ मनुष्य के आर्थिक कार्य करने से है। कौन से कार्य करने से है? आर्थिक कार्य। श्रम का अर्थ मनुष्य के आर्थिक कार्य करने से है, चाहे वह हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई भी मनुष्य है, अब कोई टीचर है, जैसे कोई मनुष्य है वो टीचर है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो हाथ से कम करेगा और आर्थिक जो श्रम करेगा वो मस्तिष्क से अधिक करेगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है तो जो भी पैसे वो कमाएगा वो मस्तिष्क का यूज करके कमाएगा, ठीक है। अब कोई मान लो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, तो जाहिर सी बात है भाई वो शारीरिक क्षमता का प्रयोग करेगा, शरीर से कमाएगा, यानी हाथ पैर चला के कमाएगा वो, ठीक है। तो सीधे सीधे आपको यही लिखना है श्रम की परिभाषा प्रोफेसर मार्शल के अनुसार लिखना है। श्रम का अर्थ मनुष्य के आर्थिक कार्य करने से है, चाहे वह हाथ से किया जाए या फिर मस्तिष्क से किया जाए। और ध्यान रखना कोई भी परिभाषा लिखते हैं तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जो देखो जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है इस पर आप क्वेश्चन पे स्टार लगाइए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हासमान सीमांत तुष्टिगुण नियम का कथन लिखिए। अब देखो हासमान सीमांत तुष्टिगुण नियम क्या कहता है? देखो यदि अन्य बातें समान रहें तो वस्तु की प्रत्येक इकाई कम उपयोगिता प्रदान करती है। यदि अन्य बातें समान रहें तो वस्तु की प्रत्येक इकाई कम उपयोगिता प्रदान करती है और एक बिंदु के बाद तो कुल उपयोगिता में भी कमी आने लगती है। ये है हासमान सीमांत तुष्टिगुण नियम। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है तुष्टिगुण के कोई दो लक्षणों का उल्लेख कीजिए।
तो भाई किन्हीं दो लक्षणों की बात कर रहा है। तो पहला लक्षण समझिए आप, तुष्टिगुण का संबंध लाभदायक तथा नैतिक विचारों से है। तुष्टिगुण का संबंध किससे है? लाभदायक और नैतिक विचारों से है। दूसरा पॉइंट, तुष्टिगुण का अर्थ अनुमानित संतुष्टि से है। किससे है? अनुमानित संतुष्टि से है। तो पहला जो पॉइंट हुआ वो हुआ तुष्टि का संबंध लाभदायक और नैतिक विचारों से है। दूसरा पॉइंट हुआ इसका तुष्टिगुण का अर्थ अनुमानित संतुष्टि से है। अब देखो इसका 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में जनसंख्या वृद्धि रोकने के कोई 2 उपाय बताओ। तो भैया जनसंख्या वृद्धि कैसे रोकोगे आप? देखो पहला पॉइंट है स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार करके। किसका? स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार करके। दूसरा है देर से विवाह करके। ठीक है, अगर अपनी तरफ से और भी पॉइंट इसमें डाले जा सकते हैं, आप लिख सकते हो शिक्षा प्रदान करके। ठीक है, शिक्षा प्रदान करके लिख सकते हो आप। ठीक, इसी प्रकार से इसमें बहुत सारे पॉइंट डाले जा सकते हैं, आप अपने हिसाब से लिख देना। अगला क्वेश्चन समझो आप। देखो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ये भी, इस क्वेश्चन पे भी आप स्टार लगा लो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कल्याण पर आधारित अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दी? तो भाई कल्याण, आप ध्यान रखना, कल्याण पर आधारित अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दी? तो ये दी है मार्शल ने। अब इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे करोगे? देखो मार्शल आर्ट एक कला होती है। देखो मार्शल आर्ट जो लोग करते हैं ना, मार्शल आर्ट आपने देखा होगा, जो मार्शल आर्ट करते हैं वो उनका क्या होता है? कल्याण होता है। ठीक है, उनका क्या होता है? कल्याण होता है। इस बात से आपको ध्यान रखनी है। जब भी मार्शल आएगा तो आपको ध्यान रहेगा मार्शल जब करते हैं तो कल्याण होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखो सत्य पहचानना है। तो देखो भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। अभी हमने पहले ही, इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि भाई भूमि जो है वो प्रकृति का क्या है? निःशुल्क उपहार है। दूसरा, भूमि उत्पत्ति का सक्रिय साधन है। तो भूमि उत्पत्ति का सक्रिय साधन नहीं है। नेक्स्ट है भूमि की पूर्ति असीमित है। तो ये भी गलत है, भूमि की पूर्ति असीमित नहीं होती। भूमि का आर्थिक लगान से संबंध नहीं होता। तो भूमि का लगान, आर्थिक लगान से जो संबंध है वो होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भाई आभासी लगान, आभासी लगान की अवधारणा का प्रतिपादन किसने दिया? तो जो आभासी लगान है, सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है, आभासी लगान मार्शल ने। किसने? मार्शल ने। देखो इसको भी ट्रिक से आप ध्यान रखना, जब भाई मार्शल करोगे, जब आप क्या करोगे? मार्शल, तो आपको आभास होने लगता है। क्या होने लगता है? आभास होने लगता है। और पिछले वाले में क्या था? जब आप मार्शल कर रहे थे तो आपका क्या हो रहा था? वहाँ पे कल्याण हो रहा था। क्या हो रहा था? कल्याण होगा। और क्या होगा? आभास होगा। तो जिसमें आभासी आ जाए, जिसमें कल्याण आ जाए, डायरेक्ट लगा देना मार्शल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब यहाँ पे असत्य वाला आपको पहचानना है, यानी गलत वाला। तो पहला ऑप्शन है श्रमिक से श्रम को पृथक नहीं किया जा सकता है। देखो अब असत्य वाला पहचानना है, श्रमिक को श्रम से पृथक नहीं किया जा सकता, यानी अलग नहीं किया जा सकता है, ये कह रहा है। दूसरा है श्रम उत्पत्ति का सक्रिय साधन है। तो भाई श्रम जो है वो उत्पत्ति का सक्रिय साधन है, ये बिल्कुल सही है। देखो श्रम करोगे तो भाई आप सक्रिय होकर ही कोई काम करोगे, तो ये तो सही है। और ये भी सही है पहला वाला, श्रमिक से श्रम को पृथक नहीं किया जा सकता। भाई श्रमिक से श्रम को पृथक, अलग, यानी अलग, पृथक का मतलब अलग नहीं किया जा सकता, तो अलग नहीं किया जा सकता है। अगला जो इसमें विकल्प है श्रम अनासवान है, श्रम
अनासवान है, तो यही आपका गलत है, ये वाला गलत है। श्रम की कार्य क्षमता बढ़ाई जा सकती है, बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है। श्रम मनुष्य के ऊपर है, इसकी कार्य क्षमता बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो ये वाला गलत है, श्रम अनासवान है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका गहरी खेती में सर्वाधिक महत्व है? किसका गहरी खेती में सर्वाधिक महत्व है? तो पहला ऑप्शन है इसमें वो है साहसी, दूसरा ऑप्शन है श्रम, तीसरा है पूंजी और चौथा है प्रबंध। तो निम्नलिखित में से किसका गहरी खेती से सर्वाधिक महत्व है? तो वो हो जाएगा आपका आंसर श्रम। देखो इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, डबल स्टार लगाओ इस पे। किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जो जनक कहा जाता है वो है एडम स्मिथ। आपको ध्यान रखना है अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है इस पे भी आप स्टार लगाओ। अर्थशास्त्र के भागों को बताइए। तो अर्थशास्त्र के कौन कौन से भाग हैं इनको समझो आप। देखो उपभोग क्या है? उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व, ये क्या है? अर्थशास्त्र के भाग हैं। अगला क्वेश्चन है लगान क्या है? क्या कह रहा है? लगान क्या है? तो भाई लगान भूमि की उपज का वह भाग है, लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूस्वामी को भूमि की मौखिक तथा अविनाशी व्यक्तियों के बदले दिया जाता है। तो ये लगान है। लगान की परिभाषा आपने याद कर ली होगी। लगान भूमि की वह भाग है या लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूस्वामी को भूमि की मौखिक तथा अविनाशी शक्तियों के बदले दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, वीडियो को लास्ट तक देखना, बताऊंगा इकोनॉमिक्स के आज ही आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एक वीडियो बनाऊंगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए रहेंगे, वो आप याद करके जाइए और आराम से आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीमांत उपयोगिता क्या है? तो भाई सीमांत उपयोगिता क्या है? सीमांत उपयोगिता उस अतिरिक्त उपयोगिता का सूचक है जो वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त होती है। जो वस्तु की क्या होती है? अंतिम इकाई से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, विनिमय के दो लाभ लिखिए। तो भाई विनिमय के दो लाभ कौन से हैं? पहला है प्राकृतिक धंधों का उपयोग। पहला क्या है? प्राकृतिक धंधों का उपयोग। और दूसरा है आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति, यानी आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति और प्राकृतिक धनों का उपयोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखो ये क्वेश्चन आ गया, कितना अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगाओ इस पे। ये क्वेश्चन कह रहा है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, कौन कह रहा है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने कहा है कि अर्थशास्त्र है वो धन का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपसे देखो फिर रिपीट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो श्रम उत्पत्ति का एक नाशवान साधन है। ठीक है, नाशवान साधन, ध्यान रखना, नाशवान साधन है, ना कि अनाशवान साधन। श्रम उत्पत्ति का एक सक्रिय साधन है, श्रम उत्पत्ति का एक सक्रिय साधन है, या फिर दोनों कथन सही हैं। अब देखो यहाँ पे श्रम उत्पत्ति का एक सक्रिय साधन है। यहाँ पे देखो श्रम जो है उत्पत्ति का एक सक्रिय साधन है, अभी मैंने आपको बताया है। ये देखिए, ये देखो यहाँ पे श्रम उत्पत्ति का सक्रिय साधन है, तो ये बिल्कुल सत्य है, श्रम उत्पत्ति का सक्रिय साधन है। और यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है इसने श्रम उत्पत्ति का एक सक्रिय साधन है। तो श्रम उत्पत्ति का सक्रिय साधन है, तो मेरे हिसाब से विकल्प दोनों सही हैं, पहला और दूसरा वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आधुनिक युग में उत्पत्ति के कितने साधन हैं? तो भाई आधुनिक उत्पत्ति की युग की उत्पत्ति की बात करें तो 5 हैं। आधुनिक युग में उत्पत्ति के कितने साधन हैं? तो 5 साधन हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है
तो कुल उपयोगिता होती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता होती है तो अधिकतम होती है। आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता होती है अधिकतम। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना हुई है 2007। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अर्थशास्त्र का जनक। तो अभी आपने याद करा भाई, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एडम स्मिथ। नेक्स्ट है, सीमांत उपयोगिता क्या है? तो भाई सीमांत उपयोगिता उस अतिरिक्त उपयोगिता का सूचक है जो वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त होती है। सीमांत उपयोगिता उस अतिरिक्त उपयोगिता का सूचक है जो वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त होती है। विनिमय क्या है? दो पक्षों के मध्य धन का ऐच्छिक, वैधानिक व पारस्परिक हस्तांतरण विनिमय कहलाता है। तो विनिमय क्या है आपको इसे समझना है। विनिमय क्या है, इम्पोर्टेंट है, स्टार लगाओ भैया इस पे। विनिमय क्या है? दो पक्षों के मध्य धन का ऐच्छिक, वैधानिक, पारस्परिक हस्तांतरण विनिमय कहलाता है। अगला है लगान। लगान की परिभाषा आ गई, देखो। लगान भूमि की वह उपचिका, वह भाग जो भूस्वामी को भूमि की मौखिक तथा अविनाशी शक्तियों के बदले में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखो, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पे चीन है और दूसरे स्थान पे कौन है? हमारा भारत है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र, देखो फिर आ गया वही क्वेश्चन। अर्थशास्त्र धन संबंधी परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी है? तो वो दी है एडम स्मिथ ने। मार्शल ने क्या कहा है? मार्शल ने कल्याण की बात करी है। किसकी बात करी है? कल्याण की, ध्यान रखना। और एक शब्द और यूज किया था, वो आप कमेंट करके बताइए क्या होगा। जब सीमांत दृष्टिगुण घटता जाता है तो कुल दृष्टिगुण स्तर दर में बढ़ता है। ध्यान रखना है, जब सीमांत दृष्टिगुण घटता जाता है तो कुल दृष्टिगुण स्तर दर से बढ़ता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वो सत्य पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो देखो, भूमि जो है वो उत्पत्ति का सक्रिय साधन है, गलत है। भूमि की पूर्ति असीमित है, गलत है। श्रम नाशवान है, श्रम क्या है? नाशवान है। ये वाला क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष था। तो भाई भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष क्या था? आपको पता है 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है ये 2007 से लागू हुई है। ठीक है, और साथ में आप 5 जोड़ लो तो कितनी हो जाएगी? 2012। 2000 कितनी हो जाएगी? 12 आपकी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका 11 से 12, ये राइट हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा था, तो 11वीं 2007 से लागू हुई थी। ठीक है, और 2011-12। अगला, समानता मांग घटती है जब। देखो भाई, अब फिर वही कह रहा है, कोई वस्तु की मांग कब घटेगी मार्केट में? जाहिर सी बात है, किसी भी वस्तु की जब आप कीमत बढ़ा दोगे, जब मार्केट में किसी वस्तु की आप कीमत बढ़ा दोगे तो उसे खरीदने वाले क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। जब खरीदने वाले कम हो जाएंगे तो उसकी डिमांड जो है वो क्या है? घट जाएगी। अगर आप मार्केट में कोई भी वस्तु है इसकी कीमत घटा दोगे तो उसकी मांग क्या है? तो उसकी मांग जो है वो
बढ़ जाएगी। ठीक है, इस बात को आप समझ लेना आराम से। देखो अर्थशास्त्र, देखो मैंने आपसे कहा था भाई मार्शल जी हैं, अगर यहाँ पे शब्द आ गया कल्याण, तो कल्याण की कौन बात करता है, तो कल्याण की बात करता है मार्शल। ये आपको ध्यान रखना है। वस्तु विनिमय का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्टार लगाओ इस पे, आप इस क्वेश्चन को लिख के रख लो, स्टार लगाओ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वस्तु विनिमय का अर्थ लिखिए, तो भाई एक वस्तु से दूसरी वस्तु के प्रत्यक्ष विनिमय को वस्तु विनिमय कहते हैं। क्या कहते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु के प्रत्यक्ष विनिमय को वस्तु विनिमय कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कृषि में पूंजी के दो महत्व बताओ। कृषि में पूंजी के क्या बताना है, दो महत्व आपको बताना है। तो भैया पहला देखो, पूंजी की सहायता से साख का सृजन होता है। पूंजी की सहायता से क्या होता है, साख का सृजन होता है, और पूंजी की सहायता से कृषि उपकरण प्राप्त होते हैं। भाई बिल्कुल सही बात है, कृषि में पूंजी का दो महत्व हैं। पूंजी की सहायता से साख का सृजन होता है, और पूंजी की सहायता से भाई कृषि उपकरण प्राप्त होते हैं। अगला जो इसमें क्वेश्चन दे रखा है भाई, वो है पत्र मुद्रा के दो लाभ लिखिए। पत्र मुद्रा के दो लाभ, तो लेन देन की सुविधा। पत्र मुद्रा से क्या होता है, लेन देन की सुविधा होती है, और धातु की बचत होती है। किसकी बचत होती है, धातु की। अगला क्वेश्चन है कि भाई आवश्यकता को परिभाषा लिखिए। क्या कह रहा है, आवश्यकता की परिभाषा। तो समझो, एक अर्थशास्त्री हैं पेंशन के अनुसार, कौन है, पेंशन, इनके अनुसार क्या लिखनी है परिभाषा आपको, अर्थ को आवश्यकता की समझो। आवश्यकता वस्तु विशेष की प्राप्ति के लिए एक प्रभावपूर्ण इच्छा है। आवश्यकता वस्तु विशेष की प्राप्ति के लिए एक प्रभावपूर्ण इच्छा है, जो उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयत्न या त्याग के रूप में व्यक्त होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है। देखो वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। भाई कल्याण की बात कौन करता है, सीधे सीधे हमें याद हो गया, अब मार्शल करता है। ठीक है, प्रकृति भूमि का निःशुल्क उपहार है, सत्य कथन पहचानना है। भूमि उत्पादन का सक्रिय साधन है, तो भाई भूमि उत्पादन का सक्रिय साधन है, ये भी सही है। भूमि की पूर्ति असीमित है, ये गलत है। भूमि के पुरस्कार को लाभ कहते हैं, तो ये भी गलत है। भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है, तो हाँ भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है, ये वाला ऑप्शन सही है। भूमि उत्पत्ति का सक्रिय साधन है, ये भी असत्य है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो, सत्य नहीं है, आपको ये कहना है सत्य नहीं है, नहीं असत्य वाला पहचानना है। श्रम का संचय किया जा सकता है, पहला ऑप्शन समझो। श्रम को श्रमिक से पृथक नहीं किया जा सकता, तो किया जा सकता है, ये गलत हो गया। श्रम उत्पत्ति का सक्रिय साधन है, श्रम उत्पत्ति का सक्रिय साधन है, तो देखो यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे भाई दोनों विकल्प सही हो जाएंगे आपके। नहीं उसमें तो सही है, उसमें ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा था, उसमें चेंज है। दूसरा है श्रम उत्पत्ति का सक्रिय साधन है, तो गलत है, नहीं सही है, ये वाला सही है आपका। श्रम का संचय किया जा सकता है, श्रम का संचय नहीं किया जा सकता है, यही आपका असत्य है। श्रम की कार्य कुशलता बढ़ाई जा सकती है, बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है भाई, श्रम की कार्य कुशलता भी बढ़ाई जा सकती है। श्रम उत्पत्ति का सक्रिय साधन है, बिल्कुल सही है। श्रम को श्रमिक से पृथक नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। श्रम को श्रमिक से पृथक नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। ये वाला गलत है, श्रम का संचय किया जा सकता है, सी वाला। अगला क्वेश्चन है आपका आभासी लगान की, जो आभासी लगान है इसकी अवधारणा। तो मैंने आपसे कहा था मार्शल करोगे तो क्या हो जाएगा, आभास होने लगेगा। ठीक है, मार्शल आभास होने लगेगा, तो ये इससे ट्रिक से आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन आपका बन रहा है
जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। देखो यहाँ पे समझो क्वेश्चन को, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या है, घटती है। क्या है, घटती है। किसने वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक लिखी? तो कौन वो अर्थशास्त्री है जिसने वेल्थ ऑफ नेशन, तो वेल्थ ऑफ नेशन है एडम स्मिथ की है। किसकी है? एडम स्मिथ की। अगला क्वेश्चन है उत्पत्ति के कोई दो साधन। तो भाई उत्पत्ति के दो साधन हैं, एक तो श्रम है, दूसरा भूमि है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उपयोगिता क्या है? तो उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा की किसी मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा की किसी मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्या है? क्षमता है। नेक्स्ट है अगला जो क्वेश्चन कह रहा है ब्याज का अर्थ। तो भाई ब्याज का अर्थ समझो क्या है, क्या लिखोगे अगर पेपर में आ जाए ब्याज का अर्थ लिखिए। तो ब्याज वह कीमत है जो मुद्रा का एक निश्चित समय अवधि में प्रयोग करने के लिए ऋणी द्वारा ऋणदाता को दी जाती है, ये ब्याज कहलाता है। ब्याज क्या है? ब्याज वह कीमत है जो मुद्रा द्वारा एक निश्चित समय अवधि में प्रयोग करने के लिए ऋणी द्वारा ऋणदाता को दिया जाता है। विनिमय, विनिमय के कोई दो लाभ। तो बाजार का विस्तार करना है, आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति करनी है। विनिमय के कोई दो लाभ क्या हैं? बाजार का विस्तार करना है और आवश्यक वस्तुओं की क्या करनी है? प्राप्ति करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से वही क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो धन की बात की है एडम स्मिथ ने। कौन सा कथन सत्य है? तो देखो श्रम नाशवान है, ये बिल्कुल सत्य है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो भूमि की पूर्ति असीमित है, असीमित नहीं है। भूमि की पूर्ति जो है वो सीमित है। अगला क्वेश्चन, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। देखिए इसके जो इकोनॉमिक्स आपका चल रहा है, इकोनॉमिक्स, इसके अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आपको नीचे कमेंट करके बताना है। अगर आप चाहते हो कि इसके 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, तब आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी इसकी भी वीडियो। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता होती है। भाई जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। नेक्स्ट है समानता मांग घटती है। मांग तब घटेगी जब भाई किसी भी प्रोडक्ट की क्या होगी? कीमत बढ़ेगी। जब किसी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उसकी मार्केट में जो मांग है वो घट जाएगी। अगला देखो, अगले जो अर्थशास्त्री आपसे पूछे गए हैं ये अर्थशास्त्री हैं रॉबिन्स। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? तो भाई रॉबिन्स के अनुसार एक वास्तविक विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? एक वास्तविक विज्ञान है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर इसे ट्रिक से याद रखोगे तो ट्रिक से याद करने का सरल तरीका देखो। रॉबिन्सन में क्या आ रहा है? बा आ रहा है, बी आ रहा है बा, और यही क्या है? वास्तविक। क्या है? वास्तविक। बा सही क्या है? वास्तविक, और बा सही क्या है? विज्ञान। यानी एक वास्तविक विज्ञान है किसके अनुसार? रॉबिन्सन के अनुसार। अगला, भूमि उत्पादन का एक साधन है। तो भूमि उत्पादन का एक साधन क्या है? अनिवार्य है। भूमि उत्पादन का एक साधन क्या है? अनिवार्य। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो श्रम क्या होता है? श्रम नाशवान है। श्रम क्या है? नाशवान है। अर्थशास्त्र धन केंद्रित परिभाषा किसने दी? तो देखो धन केंद्रित कौन है? एडम स्मिथ है धन केंद्रित। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये क्वेश्चन आया है 5वां। देखो ऑप्शन क्या कह रहे हैं इसके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है ये आपको चुनना है।
तो सही वाला तो चुनना है, लेकिन गलत वाले भी पढ़ लो, क्या पता क्वेश्चन आपकी इस बार उल्टा कर दे आपके लिए। तो पहला ऑप्शन है इसमें भाई, संगठनकर्ता व्यवसाय का चुनाव करते हैं, तो संगठनकर्ता व्यवसाय का चुनाव नहीं करते हैं। दूसरा है, संगठनकर्ता व्यापार का मालिक होता है, तो भाई संगठनकर्ता जो है वो व्यापार का मालिक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, संगठनकर्ता उत्पादन का प्रबंध करता है, तो बिल्कुल संगठनकर्ता जो है वो उत्पादन का प्रबंध करता है। ठीक है, संगठन का काम क्या होता है, संगठन करता है वो उत्पादन का प्रबंध करता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी नया क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ। उत्पादन वह प्रक्रिया है जो वस्तुओं में तुष्टिगुण का सृजन करती है, किसने कहा। तो उत्पादन, ये देखो परिभाषा है, आपसे पेपर में यही पूछेगा कि भाई उत्पादन वह प्रक्रिया है जो वस्तुओं में तुष्टि गुण का सृजन करती है, किसने कहा है। तो जो अर्थशास्त्री हैं वो हैं एली ने कहा है। नेक्स्ट, अगला जो आपका है, उत्पादन के उपादान होते हैं, तो उत्पादन के जो उपादान हैं वो 5 उपादान हैं। उत्पादन के कितने उपादान हैं, 5 उपादान हैं। हासमान प्रतिफल के नियम, तो हासमान प्रतिफल का क्या नियम है कि भाई उत्पादन के सभी क्षेत्रों में लागू होता है। क्या है, उत्पादन के सभी क्षेत्रों में लागू होता है। अगला जो आपका ऑप्शन है वो चौथा है, देखिए क्या कह रहा है, अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के तटस्थ तटस्थ है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है रॉबिन्स का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पूर्ण प्रतियोगिता की नहीं है। तो पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है, उसको पहचानो। समरूप वस्तु है, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है। अधिक क्रेता भी है, अधिक विक्रेता भी है, लेकिन विक्रय लागत ये वाला नहीं है। तो आप कमेंट करके बताइए, नीचे जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, सर हमें टॉप 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड करा दो, तो हम आपको 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।